नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ फिर एक बार प्रस्तुत हो रहे हैं। यह विशेष कार्यक्रम है समाजवादी आंदोलन के 90 साल हो चुके हैं। उस संदर्भ में पुणे में 19, 20, 21 सितंबर को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है। सम्मेलन का समागम कहा जाएगा, आयोजित है, जिसमें हमारा प्रयास है कि जिस समाजवाद की स्थापना के लिए, जिस समाजवादी समाज की कल्पना के लिए 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, उस पर तमाम काम हुआ, लेकिन वो अभी तक उसका जो लक्ष्य था कि समता मूलक समाज हासिल करना, एक सोशलिस्ट राज्य की स्थापित करना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आंदोलन निरंतर चल रहा है, लेकिन देश के पैमाने पर उसमें एकजुटता नहीं आ पा रही है। आंदोलन के तहत तमाम तरीके की भ्रांति हुई, जैसे हर आंदोलन चलता है, संगठन बनता है, बिगड़ता है, टूटता है, बिखरता है, फिर एकजुट होता है। उसी प्रक्रिया में ये चल रहा है। उस संदर्भ में आज हम जिक्र करना चाहेंगे खास करके डॉक्टर संपूर्णानंद का। डॉक्टर संपूर्णानंद बनारस से आते हैं। बनारस वो धरती रही है जो कि मूलतः समाजवादी आंदोलन का भी केंद्र रही है। बनारस ने डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव को दिया, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अध्यक्षता की। उस आंदोलन में बनारस ने ये डॉक्टर संपूर्णानंद को दिया। बनारस ने लोहिया को दिया। लोहिया पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, बनारस से आए थे, चंदौली की सीट से उन्होंने पहला संसदीय चुनाव लड़ा था। बनारस ने राजनारायण को दिया, बनारस ने प्रभु नारायण को दिया, बनारस कमलापति को दिया, बनारस रुस्तम सैकिन को दिया। मतलब समाजवाद की जितनी धाराएं हो सकती हैं, हर धाराओं का प्रतिनिधित्व बनारस ने किया, मजबूती से किया, और बनारस की मिट्टी से पैदा होने वाले लोगों ने समाजवादी आंदोलन का और समाजवाद की पुनर्स्थापना में, समाजवाद की स्थापना में एक अपना अहम योगदान दिया। उसी में से एक साथी थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद बनारस के एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए 1 जनवरी 1891 को, और डॉक्टर संपूर्णानंद की पूरी शिक्षा दीक्षा, या यूं कहें उनका पूरा जीवन यापन, उनका पूरा लालन पालन बनारस की मट्टी में हुआ। और वो ये बनारस से पढ़ के, और बनारस में ही उन्होंने सेवाएं भी दी, बनारस से उन्होंने राजनीति भी किया, और बनारस से उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए, समाजवाद का आधारभूत उसके जो तत्व हैं, अवयव हैं, उसको स्थापित करने में एक बहुत महती भूमिका उन्होंने निर्वहन किया। बनारस में पैदा होने के बाद बनारस में खास करके 2 शैक्षिक संस्थान हैं, उस समय भी थे, और बनारस में मूलतः डॉक्टर संपूर्णानंद शैक्षिक आदमी थे, विद्वान आदमी थे, शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदमी थे। उनका काशी विद्यापीठ, जिसकी स्थापना पंडित ये गांधी की प्रेरणा से शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। शिव प्रसाद गुप्त उस समय काशी विद्यापीठ हुआ करता था। काशी विद्यापीठ की खास करके स्थापना इसलिए हुई थी कि उस समय स्वाधीनता आंदोलन में जो बच्चे भाग लेते थे, विद्यार्थी भाग लेते थे, उनको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता था, तो उनको निकाल दिया जाता था, तो उनका शैक्षिक कैरियर एक तरीके से बर्बाद हो जाता था, रुक जाता था, व्यवधान हो जाता था। तो ये गांधी की प्रेरणा से शिव प्रसाद जी ने एक वहां पर संस्था स्थापित की, काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ उसमें स्कूल हुआ करता था, और उसमें ऐसे जितने विद्यार्थी थे उनका एडमिशन होता था, उनका विधिवत उनकी पढ़ाई होती थी, और उसमें कुलपति और ये सब नहीं होता था, उसमें प्रधानाचार्य होता था। तो उसके प्रधानाचार्य बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव, और वहीं से आचार्य नरेंद्र देव के साथ एक तरीके से आचार्य शब्द वहीं से जुड़ा, और उसी संस्था में अपने तमाम पढ़ाई करने के बाद ये डॉक्टर संपूर्णानंद खास करके क्वींस कॉलेज यहाँ हुआ करता था, जो कि वो जो विश्वविद्यालय बाद में बना, और उसको वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में उसके बाद परिवर्तित किया गया, तब्दील किया गया। वहां से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वहां से उन्होंने बीए किया, एलटी किया प्रयागराज से, और उसके बाद वो वहीं पर अध्यापक भी हो गए। वृंदावन में अध्यापक रहे, बीकानेर में अध्यापक रहे, लेकिन
गांधी की प्रेरणा से, गांधी के निर्देशों पर, गांधी के आदेश पर एक तरीके से उन्होंने शैक्षिक नौकरी छोड़ दिया और स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए। और कूद गए तो आ गए, फिर बनारस आ गए। और फिर बनारस में उन्हें शिव प्रसाद गुप्त हुआ करते थे, बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे, अग्रस्त थे, जमींदार थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पूंजी, पूरी की पूरी संपदा स्वाधीनता आंदोलन में झोंक दिया और उन्होंने एक स्थापना की, ज्ञान मंडल की। ज्ञान मंडल अखबार भी निकालता था, आज अखबार, जो उस समय का प्रतिष्ठित अखबार था और शायद वो पहला हिंदी अखबार था। पहले वैसे तो हिंदी अखबारों की पूरी पूरी अपनी श्रृंखला है, लेकिन आज अखबार ऐसा अखबार है कि तब से लेकर आज तक लगातार वो चल रहा है। ज्ञान मंडल उसका प्रकाशन करता था और ज्ञान मंडल से तमाम कांग्रेस की और आंदोलनकारी साहित्य का भी प्रकाशन हुआ करता था। तो उससे संपूर्णानंद जुड़ गए और अंतर्राष्ट्रीय विधान पर, और उसके बाद मर्यादा पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। और मूलतः इनका जो प्रवेश हुआ वो पत्रकारिता जगत से हुआ। बनारस में इनका परिचय पत्रकारिता जगत से हुआ। और फिर ये आ जाते हैं 1922 में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में ये काशी विद्यापीठ में इनकी नियुक्ति होती है, इनकी जिम्मेदारी मिलती है। गांधी जी के विशेष आमंत्रण पर ये भी आए थे वहां पर। और वहां आने के बाद जाहिर सी बात है कि वहां जो भी आता था तो सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा रहता था, गांधी के आंदोलन से जुड़ा रहता था। तो यहाँ ये आते ही उन आंदोलनों में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिए, चाहे सत्याग्रह आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हो, उसमें इन्होंने अपने आप को झोंक दिया। उस समय दुनिया में समाजवादी आंदोलन एक तरीके से प्रस्फुटित हो चुका था और उसको बल मिला, संबल मिला, खास करके रूस से, अंतरराष्ट्रीय पहचान उसे मिली। रूस में समाजवादी मार्क्स ने एक अपना सिद्धांत दिया और कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र दिया, जिसको कहा जाता है कि समाजवादियों का वो गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो भी कहिए, एक छोटी सी पुस्तिका उन्होंने निकाली। और मार्क्स ने कहा कि यह तो एक आधारभूत सिद्धांत है, इसमें ये आधारभूत आंदोलन की, ये समाजवादी आंदोलन का यह क्रांति बीज है। दुनिया के पैमाने पर हर जगह यह सिद्धांत लागू होता है, हर शास्त्र में यह सिद्धांत लागू होता है, भौतिकी में लागू होता है, रसायन में लागू होता है, राजनीति में लागू होता है, अर्थशास्त्र में लागू होता है, समाज विज्ञान में लागू होता है, जीवन के हर क्षेत्र में यह मार्क्सवाद, और उसको मार्क्सवाद कहा गया। मार्क्स से उत्पन्न विचार को मार्क्सवाद कहा गया। तो कहा गया कि यह है, लेकिन हर जगह इसी एक स्थिति परिस्थिति में ही क्रांति हो जाए, परिवर्तन हो जाए, यह कोई जरूरी नहीं है, या यूं कहिए कि जरूरी नहीं है। हर देश अपने परिस्थिति काल के अनुसार इस सिद्धांत को स्वीकार करेगा, इस सिद्धांत को विश्लेषित करेगा और इस सिद्धांत पर आधारित आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। तो 1905 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक क्रांति का प्रयास किया गया, जो कि असफल रहा, टूट गया। उससे पूरे देश, पूरी दुनिया के ये समाजवादी आंदोलन को धक्का लगा। लेकिन फिर उसके बाद वो आंदोलन फिर उठ खड़ा होता है और 1917 में वह आंदोलन अपने आप को सफल करता है और एक राज्य में समाजवादी शासन स्थापित होता है उनके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में, जिसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन सच यह है कि वो समाजवादी क्रांति थी, समाजवादी परिवर्तन, समाजवादी समाज की ओर राजसत्ता को ले जाने का प्रयास था। और उससे पूरी दुनिया में एक रोशनी आई और भारत में भी रोशनी आई। उस समय कांग्रेस, खास करके कांग्रेस, स्वाधीनता आंदोलन के लिए लड़ रही थी और भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि साम्राज्यवाद से मुक्ति पाई जाए, साम्राज्यवाद का खात्मा किया जाए और उससे देश को स्वाधीन कराया जाए। और उस स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी कांग्रेस। और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो तो प्लेटफॉर्म थी, जिसमें एक बड़ा नेता, एक सर्वमान्य नेता गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे थे। गांधी में पूरे देश को आस्था थी और तमाम धाराओं के लोग, चाहे वो राष्ट्रवादी धारा के हों या कम्युनिस्ट धारा के हों या समाजवादी धारा के हों या जिस धारा के भी लोग हों, वो अलग अलग तो अपना प्रयास करते थे, लेकिन स्वाधीनता के नाम पर सब के सब लोग एकजुट थे। और कांग्रेस का जो भी आह्वान होता था, या यूं कहें कि गांधी का जो आह्वान होता था, उसमें ये सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। लेकिन उसके बीच में फिर वैचारिक द्वंद्व भी हुआ। समाजवाद चाहने वाले लोग या स्वाधीनता आंदोलन के बाद, स्वाधीनता मिल जाने के बाद देश की तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर के सबके अपने अपने सपने थे, अपना अपना समाजवाद
था। तो उसमें खास करके ये समाजवादी लोग जो चाहते थे कि नहीं, ये स्वाधीनता मिल जाने के बाद भी जो हमारे यहाँ सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक अन्याय है, बिना इसको हटाए, और इसको हटाने के लिए इसके लिए लड़ना पड़ेगा, बिना इससे लड़े, बिना जन चेतना जागृत किए हमारा यह आंदोलन असफल होगा, सफल नहीं हो पाएगा। उसमें एक धारा विशेष के लोग, खास करके समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लोग जो थे, वो उसमें सक्रिय हुए, और उसमें अपने जयप्रकाश नारायण थे, उसमें आचार्य नरेंद्र थे, उसमें जेबी कृपलानी थे, उसमें संपूर्णानंद थे, उसमें माने उस पूरी धारा को, उस पूरी वैचारिकी को का जो केंद्र बिंदु बनता था, वो बनारस भी बनता था, हम कह रहे हैं। और भी था, देश में तमाम केंद्र थे, और उसका केंद्र तो जाहिर सी बात है कि गांधी तो अपने गुजरात के थे, महाराष्ट्र था, बिहार था, सब जगह थे, लेकिन बनारस भी एक उसका महत्वपूर्ण केंद्र था। और उसी के बीच, उसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए समाजवादियों ने अपना एक अलग से गुट वहां कायम किया, और उनका पर्पस था कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस की नीतियों को इस तरीके से प्रभावित किया जाए कि देश आगे चल करके समाजवादी रास्ते में, समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर, समाजवादी वैचारिकी के आधार पर और समाजवादी जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। और उसी संदर्भ में उसके पहले तो कई फुटकर संगठन बन चुके थे, लेकिन बिहार में 19 मई 1934 को एक बैठक हुई, जिसमें यह वो बैठक जो आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में हुई थी, और उसमें यह हुआ कि हम एक विधिवत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे और हम सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना करेंगे। और फिर वो बंबई में उसका अधिवेशन होता है, विधिवत उसका अधिवेशन होता है अपना बंबई में, और वहाँ ये अक्टूबर में, वहाँ पर 21-22 अक्टूबर को बंबई में अधिवेशन होता है, और उसमें आचार्य नरेंद्र उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, और जयप्रकाश नारायण उसके सेक्रेटरी चुने जाते हैं, और पूरे देश के पैमाने पर इस संगठन को विस्तार की जिम्मेदारी दी गई। अब सवाल ये उठता है कि समाजवाद को भारत के संदर्भ में कैसे लागू किया जाए। तो पहली बात तो ये हुई कि समाजवाद क्या है, समाजवाद को भारत में कैसे परिभाषित किया जाए। समाजवाद के संदर्भ में विभिन्न, सबके अपने अपने तरीके की अपने बातें, और खास करके कम्युनिस्ट लोग जो अपने आप को वैज्ञानिक समाजवादी कहते थे, वो तो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि ये दो समुदायों का आपस में संघर्ष होता है, एक पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है, और श्रमिक वर्ग उस क्रांति का नेतृत्व करता है, और पूंजीवादी वर्ग पर, ये पूंजीवादी वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करके सत्ता का वो नियंत्रण कर लेगा। लेकिन मार्क्स का जो सिद्धांत था कि हर समय स्थिति परिस्थिति के अनुकूल समाजवाद की व्याख्या होगी और उस पर आंदोलन किया जाएगा। तो भारतीय संदर्भ में इन चीजों को कैसे लागू किया जाए, इस पर विभेद था समाजवादियों से और मार्क्सवादियों से। लेकिन कांग्रेस के अंदर, और खास करके जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर भी तमाम वामपंथी भी थे, मार्क्सवादी थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, ये सारे लोग मिल करके आंदोलन करते थे, और इनका प्रयास यही था कि कांग्रेस को, पूरी की पूरी कांग्रेस के वैचारिकी को, उसको मोड़ करके ले चला जाए, समाजवाद की तरफ मोड़ करके ले चला जाए। अब सवाल उठता है कि समाजवाद को परिभाषित कैसे किया जाए। तो उसको परिभाषित करने की जिम्मेदारी खास करके संपूर्णानंद के जिम्मे भी आई, और आचार्य नरेंद्र के जिम्मे आई, जेपी कृपलानी के जिम्मे आई। ये सारे लोग एक तरीके से उसके सिद्धांतकार हुए कि समाजवाद को कैसे सैद्धांतिक अमली जामा पहना जाए, ये समाजवाद को परिभाषित कैसे किया जाए। विश्व के परिप्रेक्ष्य में दूसरा था, और इसमें हम कहेंगे कि आचार्य नरेंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये दोनों लोग अपना लगभग अपना समकक्षी थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी थोड़ा सा उनसे जूनियर थे, अपने राजनारायण जी उससे भी थोड़ा जूनियर थे, लोहिया जी उससे थोड़ा जूनियर थे, लेकिन सब लोग एक साथ मिलजुल करके काम करते थे। रुस्तम सैटिन का भी हम नाम लेंगे, ये जिनको मालवीय जी ने मार्क्सवाद पढ़ाने के लिए अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और खास करके काशी विद्यापीठ में उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप आइए और आप वहां मार्क्सवाद पढ़ाइए, लड़कों को मार्क्सवाद पढ़ाइए। तो उस संदर्भ में फिर इन दोनों लोगों, अच्छा, ये आचार्य नरेंद्र भी दर्शन के विद्यार्थी थे, आचार्य थे, और संपूर्णानंद भी दर्शन के आचार्य थे। अंतर इनमें था
कि आचार्य नरेंद्र देव खास करके बौद्ध दर्शन के विद्वान थे, तो उनके ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था। तो उनका जो भी विश्लेषण होता था वो बौद्ध दर्शन को लेकर के होता था। और इनका ये जो था ये वेदांत दर्शन की थी। डॉक्टर संपूर्णानंद वेदांत दर्शन के विद्वान थे और इनके ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य का इनके ऊपर असर था। हम इनके जीवन पद्धति में भी देखें तो संपूर्णानंद 4-5 घंटे सुबह और अपना पूजा अर्चन करते थे और पूरा तिलक और त्रिपुंड और वो लगा कर अर्चन करते थे, संध्या वंदन करते थे, बिल्कुल मालवीय जी की तर्ज पर संध्या वंदन करते थे, सुबह पूजन करते थे और एकदम धार्मिक वृत्ति के आदमी थे। यूं कहें कि पूरे धार्मिक थे, लेकिन उनका धर्म और जो धर्म होता है कर्मकांड वाला धर्म, पाखंड वाला धर्म, उनसे इनका धर्म अलग था, उससे इनका धर्म एकदम से अलग था। तो ये शंकराचार्य का जो द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, ये उससे प्रभावित थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ये समाजवाद में उन्होंने इसीलिए समाजवाद को वो उसी दृष्टि से देखते थे और इनके समाजवाद में ब्रह्म, धर्म, चेतना और मोक्ष, इन सारी चीजों के आधार पर ये समाजवाद को विश्लेषित करते थे। और इनका कहना था कि समाजवाद समाज के लिए नहीं, उसमें व्यक्ति की प्रधानता रहेगी। जो मार्क्सिज्म वाला समाजवाद है उसमें है कि उसमें समाज की प्रधानता थी कि समाज के लिए अगर व्यक्ति को कुर्बान हो जाना पड़े तो व्यक्ति को कुर्बान हो जाना चाहिए। अगर पूरे देश के लिए किसी प्रदेश की कुर्बानी देनी हो तो उसको दे देना चाहिए। अगर प्रदेश के लिए गांव की कुर्बानी दे देनी हो तो उसे दे देनी चाहिए। अगर गांव के लिए किसी व्यक्ति की कुर्बानी देनी हो तो उसको दे देनी चाहिए। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, व्यक्ति भी प्रधान है, व्यक्ति के लिए समाज बना है, समाज के लिए व्यक्ति नहीं बना हुआ है। व्यक्ति के लिए व्यक्ति अपने हितों के संरक्षण के लिए समाज की संरचना करता है, राज्य की संरचना करता है। तो इस तरीके से इनके समाजवादी दर्शन में व्यक्ति प्रधान था। और व्यक्ति में क्या होना चाहिए? तो नैतिक मूल्य होना चाहिए, व्यक्ति में मानवता होनी चाहिए, व्यक्ति में करुणा होनी चाहिए। और जब ये सारे तत्व रहेंगे तो वह व्यक्ति जो बनेगा, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति का दमन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो उनका वैचारिक ढांचा बनता था, उन्होंने तमाम अपने लेखों में इसका जिक्र किया। और उन्होंने बृहद रूप से आप यूं कहें तो उन्होंने कई साहित्य सृजन भी किया, कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। और खास करके उनका अंतरराष्ट्रीय विधान और समाजवाद पर भी उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने समाजवाद का पूरा विश्लेषण किया है। और कुछ स्मृतियां, कुछ स्फुट विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, ग्रह नक्षत्र, ये सारे उनकी कृतियां हैं जिसमें उन्होंने उस समय के पूरे जीवन दर्शन को और पूरे समाजवादी आंदोलन को और पूरे समाजवाद को उन्होंने विश्लेषित किया। और विश्लेषित नहीं किया, इसके लिए उन्होंने शैक्षिक संस्थानों की भी स्थापना की। इसके लिए उन्होंने बाकायदे भाषा पर अध्ययन किया, भाषा को भी किस तरीके से इस आंदोलन को, समाजवादी आंदोलन को दिशा देने के लिए भाषा जरूरी है, उस पर भी उन्होंने विचार किया। और उसके चलते जो उत्तर प्रदेश का ये वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जो आज की तारीख में उन्हीं के नाम पर उनका नाम बदल दिया गया, डॉक्टर संपूर्णानंद ये संस्कृत विश्वविद्यालय उसका नाम हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार से संचालित हिंदी स्मृति के साथ भी उन्होंने काम किया। कलाकार और साहित्यकार को नहीं, ये शासकीय अनुदान भी उन्होंने दिलाने का काम किया। और बनारस की जो प्रतिष्ठित संस्था है नागरिक पिचानी सभा में बहुत दिनों तक उन्होंने सभापति। तो हर एंगल से, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो शिक्षा हो, इस सब में उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन को दिशा दी। और खास करके भारतीय समाजवाद को वेदांतवादी दार्शनिकता के आधार का उसका समर्थन किया कि समाजवाद में, भारत में अगर समाजवाद को लाना है तो इसमें वेदांत का पुट देना पड़ेगा। और वेदांत में जो भी प्रगतिशील तत्व हैं उनका ये मानना है। और खास करके शंकराचार्य के भी पूरे आप उनका दर्शन उठाकर देखिए तो वहां ढोंग और पाखंड नहीं है, वहां के भी मूल में समाजवादी उसमें मिलेगा। तो उस समाजवादी तत्वों का समावेश करते हुए उन्होंने ब्रह्म को
उसको उन्होंने परिभाषित किया। और समाजवाद में उनका कहना था कि समाजवाद शब्द का भ्रांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। समाजवाद को उन्होंने बाद में ये जो हुआ, जो अपनी संविधान सभा बनी उसमें समाजवाद शब्द को तो वो प्रयोग किया गया, लेकिन जो उसमें प्रयोग किया गया उसमें उनका कहना था कि समाजवाद शब्द तो डाल दिया गया, लेकिन वो समाजवाद कौन सा समाजवाद होगा, वो कैसे आएगा, उसको कैसे लागू किया जाएगा, इस पर कोई दृष्टि, इस पर कोई नीति स्पष्ट नहीं है। फल यह है कि जितने लोग हैं वो अपने अपने तरीके से समाजवाद को परिभाषित करेंगे और संविधान की ओट में, संविधान की आड़ लेकर के उसको अपने तरीके से व्याख्यायित करके और उसको लागू करने की कोशिश करेंगे, जिससे भ्रांतियां फैलेगी और समाजवाद अपने सही रूपों में, समाजवाद का असली मकसद तो यही है कि आम आदमी के जिंदगी में आम आदमी को हर दृष्टि से समानता प्रदान करना, शैक्षिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वो चीज नहीं हो पाएगा। और कारण वही रहा उसके बाद कि जितने भी लोग हैं, ये जो सांप्रदायिक लोग हैं, वो भी गांधीवादी समाजवाद लेकर के आ गए सामने। तो जितने लोग हैं अपने तरीके से अपना समाजवाद को व्याख्यायित करते हुए वो अपना यहाँ आ जाते हैं। और लेकिन उनका यह कहना था कि भारतीय समाजवाद, हमको भारत में भारतीय समाजवाद को पुनर्स्थापित करना होगा, भारतीय समाजवाद को स्थापित करना होगा, जिसके लिए आचार्य नरेंद्र देव भी उसी भारतीय समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन वो बौद्धिक जो वो दर्शन है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और ये वेदांतवादी दर्शन को आगे लेकर के बढ़ते हैं। और इनका कहना है कि भारतीय समाजवाद में मानव मूल्यों से यह जुड़ा होना चाहिए, इसको नैतिक आग्रह इसमें होना चाहिए। नैतिक आग्रह मतलब गांधी का जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह है उसको कहीं न कहीं से मूलाधार मानते हुए इनका कहना था कि वेदांतवादी जो हमारा समाजवाद है उसमें नैतिक आग्रह होगा। आदमी इतना नैतिक हो जाएगा कि वो जिस समाज की स्थापना करेगा, जिस समाज में जब वो आगे बढ़ेगा, वो उसमें किसी का शोषण नहीं होगा, उसमें किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, उसमें किसी का दोहन नहीं होगा। तो फल यह हुआ कि उनका कहना था कि भावना प्रधान, भावना शाश्वत सत्य पर आधारित भावना है। महात्मा बुद्ध और गांधी के बीच में जो मंथन चल रहा था, जो साम्य बन रहा था, उस साम्य को लेते हुए ये प्राकृतिक, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने हितों के लिए नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं किया जाएगा, ये उनका कहना था। और नैतिकता ही राष्ट्र का आधार बनेगी। उनके समाजवाद में नैतिकता प्रमुख थी। उनका कहना था कि नैतिकता, अगर आदमी नैतिक हो जाएगा और आदमी को नैतिक होने के लिए हमें आंदोलनरत करना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो कहीं न कहीं से उनका समाजवाद समन्वयवादी समाजवाद है, उनका समाजवाद मानवतावादी समाजवाद है। उनका वो मार्क्स के मूल पदार्थ को तो लेते थे, मूल पदार्थ उनका कहना था कि मूल पदार्थ तो एक ही है, लेकिन उसमें वो उसको द्वैतवादी सिद्धांत का से वो उसको व्याख्यायित करते थे। और द्वैतवादी सिद्धांत में एक तो था कि मूल पदार्थ तो चेतन है, चेतन मूल पदार्थ है, उसको शंकराचार्य विशुद्धाद्वैत कहते हैं, शंकराचार्य जी। और मार्क्स को यहाँ पर तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन मार्क्स के द्वंद्ववाद को ये स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना है कि ये जो दूसरे प्रकार का उसका द्वंद्व है वो उसमें निहित होना चाहिए। और जगत मूलन अद्वैत पदार्थ चेतन नहीं है, इस जगत का मूल स्वरूप मैटर है, लेकिन वह पदार्थ है जिसमें जगत का विकास होता है, जो स्वतः जड़ है, मार्क्स कहते थे। लेकिन इनका कहना था कि वह जड़ नहीं है, वह तो मानव मात्र है। और इस तरीके से मार्क्स के द्वंद्ववाद को ये स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अंशतः स्वीकार करते हैं, पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि मार्क्स का जो जगत मूल्य है, जीवन मूल्य है, वो मैटर बनता है, लेकिन शंकराचार्य से प्रभावित होने के नाते ये मैटर को जड़ नहीं मानते, ये मैटर में चेतना मानते हैं कि हमारा मैटर जो है वो हमारा चेतनशील मैटर है, चेतना का तत्व इसमें विद्यमान है। फल यह है कि जगत का मूल आधार
शुद्ध चेतना है। ये मानते हैं कि जगत का मूल आधार शुद्ध चेतना है, और और यही अवस्था, इसी अवस्था को वो ब्रह्म कहते हैं। शंकराचार्य का वो जो ब्रह्म, धर्म, चेतना और मोक्ष है उनका, उन चीजों को यहाँ संपूर्णानंद जी उसको समाहित करते हैं और कहते हैं कि वही जगत का शुद्ध व्यवस्था है, ब्रह्म है। और वही ब्रह्म का जो आत्मज्ञान है, वह आत्मज्ञान जब ऊपर उठता है, उत्कर्ष की तरफ बढ़ता है, तो वही आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इस तरीके से वो उसको, और उनका कहना है कि सुषुप्ति से ही आत्मा हमेशा इस सुप्त अवस्था में ही नहीं रहती, उसमें सभी गुण हैं। और इस तरह से मार्क्स के आर्थिक तत्व के विपरीत ये और तत्वों की भी अनिवार्यता पर ये उसको बल देते हैं। और मार्क्स के वर्ग सिद्धांत, जो मार्क्स का वर्ग सिद्धांत है कि ये श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होगा, ये उसको उससे थोड़ा सा इतर इनका विचार है कि नहीं, ये इसमें संघर्ष नहीं, इसमें परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। ये दोनों तत्व, ये दोनों लोग अपने आप में सहयोग करेंगे, क्योंकि जब वर्गों का टकराहट होता है तो उससे विनाश होता है। विनाश से कहीं ना कहीं देश की विकास रुक जाता है, उसमें बाधा आ जाती है। उनका कहना था कि ये जैसे मार्क्सवाद मानता है कि औद्योगिक विकास होगा और उसमें पूंजी आ जाएगा, उसमें अपना श्रमिक आंदोलन करके नेतृत्व करेगा और श्रमिक क्रांति कर देगा। इनका कहना नहीं, जो भी उद्योग बनता है उसमें केवल श्रम की प्रधानता नहीं होती, केवल पूंजी की प्रधानता नहीं होती, उसमें पूंजी भी होता है, उसमें ये प्रबंधन भी रहता है, उसमें माल भी लगता है, उसमें श्रमिक भी लगता है। इस सबका जब सहयोग होगा तब बनेगा, तब फिर वो वर्गहीन समाज की स्थापना तो चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो शोषण की उन्मुक्ति तब होगी जब ये सब लोग सहयोग भाव से उसको एकत्रित करेंगे, और इसमें जो समानता का उसको समाजवाद बनेगा, समानता का समाज बनेगा, वो कहीं ना कहीं से बेहतर तरीके से अपना दे पाएगा। तो भारत को एक समन्वयवादी समाजवाद की जरूरत है, भारत को एक मानवतावादी समाज की जरूरत है, और इस तरीके से वो समाजवाद को निरूपित करने में अपनी अहम भूमिका निर्वहन करते हैं। अब सवाल यह है कि ये जब तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी तब तक तो संपूर्णानंद उसके साथ बड़ी मजबूती के साथ लगे रहे। उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के ही अंदर रह करके अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रही थी, और लक्ष्य था अपना समाजवादी समाज की स्थापना करना, उसको दिशा देना। लेकिन एक समय आता है जब 1948 में स्पष्ट रूप से हुआ कि अब कांग्रेस के अंदर कोई दूसरा गुट नहीं रहेगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी। फिर एक कठोर निर्णय लेना पड़ा कि हम इससे अलग हो जाएंगे, और उसमें जाहिर सी बात है कि उसका नेतृत्व करते हुए ये आचार्य नरेंद्र देव ने अपने विधान सभा से इस्तीफा दिया था। तो संपूर्णानंद भी 1937 से ही आ गए थे, संसदीय राजनीति में भी आ गए थे, विधानसभा में अपना चुन के जाया करते थे, अपने जाते थे। तो उस समय जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे वो अलग बाहर निकल करके सोशलिस्ट पार्टी बनाए और कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका हमने पिछले दिनों जिक्र किया था कि आचार्य नरेंद्र देव किस रूधे स्वर से, किस विषयों की अपनी अभिव्यक्ति किए थे। तो लेकिन उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ अलग नहीं हुए, ये कांग्रेस के अंदर ही रह गए और अंदर ही इन्होंने रह करके काम करना उचित समझा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो समाजवादी थे, वो भी कांग्रेस के अंदर ही थे। हालांकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में बहुत भूमिका नहीं थी अपना पंडित नेहरू की, लेकिन पंडित नेहरू का आशीर्वाद और ये पंडित नेहरू संवेदना के रूप में इससे जुड़े थे। इससे जुड़े तो गांधी भी थे, गांधी भी समाजवादी आंदोलन को भी भरपूर सहयोग करते थे और उनकी दृष्टि इन समाजवादियों के ऊपर पड़ी हुई थी। फल ये हुआ कि ये कांग्रेस के अंदर रहते हुए अपना संपूर्णानंद जी लगातार वहां पर अपने विधानसभा में भी गए, और खास करके जब स्वाधीन भारत का संविधान बना और संविधान में समाजवाद शब्द भी आया, उसके बाद भी वहां की चिंता ही थी कि समाजवाद शब्द तो यहाँ पर
इसमें ला दिया गया, लेकिन ये हमारा समाजवादी समाज बनेगा कैसे, उसको लेकर के निरंतर वहां संघर्ष होता रहा। और फल ये हुआ कि डॉक्टर संपूर्णानंद वहां पर शिक्षा मंत्री बनाए गए 1955 में वो जो शिक्षा मंत्री बनाए गए वहां पर, और उनके पास कई विभाग उनको दिया गया। उनके नेतृत्व में उन्होंने काम किया। शिक्षा मंत्री के साथ वो गृह मंत्री भी थे, अर्थ मंत्री थे, सूचना भी उनके पास थी। और फिर उसके बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जब गोविंद बल्लभ पंत जी को केंद्र में गए, वो उसमें चीफ मिनिस्टर थे, गोविंद अपना बल्लभ उत्तर प्रदेश के, तो उनके बाद संपूर्णानंद यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और फिर 1955 में वो मुख्यमंत्री बने। फिर 1957 का चुनाव आता है। बनारस के शहर दक्षिणी से ही ये लगातार चुनाव लड़ते थे। 1952 का भी चुनाव उन्होंने लड़ा, 1957 का उन्होंने चुनाव लड़ा, और उसके पहले भी लड़ते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। अब यहाँ एक दिलचस्प वाकया आता है 1900 और खास करके 1957 का चुनाव। रुस्तम सैटिन उस समय कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे। ये सब लोग साथ मिलकर के काम करते थे। राजनारायण थे, प्रभु नारायण थे, लोहिया थे, और डॉक्टर संपूर्णानंद थे, कमलापत त्रिपाठी थे। लेकिन राजनीति में जब चुनाव का समय आता था तो अलग अलग बिगुल बच जाता था। उस समय जनसंघ बहुत ही कमजोर, बहुत दीनहीन हालत में हुआ करती थी बनारस में। उसका कोई जानलेवा नहीं था, 1500 वोट ये लोग पाते थे। तो संपूर्णानंद और रुस्तम सैटिन की लड़ाई 1952 में भी हुई और 1957 में भी हुई। 1957 में तो ये लड़ाई इस स्तर तक की हुई। और उस समय देखिए समाजवादी आंदोलन किस रूप में था कि बनारस को तो एक सांस्कृतिक नगरी माना जाता है, धार्मिक नगरी माना जाता है, और धार्मिक नगरी में खास करके संपूर्णानंद, और संपूर्णानंद के उस समय के सेनापति बने जो उनके चुनाव संचालक हुआ करते थे, वो पंडित कमलापत त्रिपाठी थे, जो बनारस की पांडित्य परंपरा से जुड़ा हुआ वो परिवार है, और पूरा वो अपनी विरासत लेकर के और मौजूद रहते थे। और ये पंडित कमलापति की तो अभी जो 120वीं अपनी जयंती कल मनाई गई है 3 सितंबर को, और बनारस में उन्हें आदर्श माना जाता है, कमलापत त्रिपाठी को भी। तो 1957 का चुनाव, 1957 में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद चुनाव लड़ रहे थे। और एक पूरी की पूरी बनारस की सांस्कृतिक परंपरा और हिंदू परंपरा और भारतीय और जनसंघ के लोग भी, चूंकि उनकी ताकत कम थी, तो आरएसएस भी वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के ही प्लेटफॉर्म पर उन्हीं लोगों को मदद कर दिया करता था, और खास करके कम्युनिस्टों के विरुद्ध तो करता ही करता था। तो 1957 का चुनाव हुआ। उसमें रुस्तम सैटिन मूलतः पारसी परिवार के थे, और पारसी परिवार बनारस में गिने चुने लोग थे, गिना चुना परिवार था। उसमें से एक परिवार रुस्तम सैटिन का भी था। वह भी पूरा परिवार पारसी नहीं था, उनकी बहू सिख थी, उनका एक दामाद हिंदू था, एक दामाद उनका ये बंगाली मुसलमान था। तो ऐसी हालत में यूं कहें कि वो रुस्तम सैटिन बनारस से चुनाव लड़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ते हैं, और 1957 का ऐतिहासिक चुनाव है जो देश के पैमाने पर जिसका इतिहास रिकॉर्ड है। और डॉक्टर संपूर्णानंद लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री के रूप में लड़ रहे थे, और उसका नेतृत्व, उसका संचालन पंडित कमलापत त्रिपाठी कर रहे थे। और अंत तक यह निश्चित था कि इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद बनारस से चुनाव हार जाएंगे चुनाव। और अंतिम सभा जो उनकी बनारस में हुई, बनारस में 2 मैदान है, एक मैदागिर में वो टाउन हॉल का मैदान है, और दूसरा बेनिया बाग में मैदान है। बेनिया बाग चारों तरफ से खास करके मुस्लिम इलाके से भरी हुई है और बहुत व्यस्त और बीचों बीच पड़ता है। बहुत बड़ा उसमें वहां का वो मैदान हुआ करता था। उस मैदान में सब लोग सभा करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। उसमें जब कोई बड़ा जलसा, ये जब पंडित नेहरू हुआ करते थे, इंदिरा हुआ करती थी, ऐसा सभा होता था, तब फिर वो, क्योंकि उसकी संख्या बहुत भारी है। और रुस्तम सैटिन की अंतिम सभा वहां हुआ, और अंतिम सभा में पूरा बनारस उमड़ पड़ा था, पूरा मैदान भर गया, पूरा वो लौराविल से लेकर के गोदौलिया तक, उधर मैदागिर से लेकर के गोदौलिया तक सारी सड़कें जाम हो गई। सड़क पर सरसों फेंकने का जगह नहीं था। यह था कि अब रुस्तम सैटिन को तो जीतना ही जीतना है, और संपूर्णानंद को हारना ही हारना है। सब लोगों ने अपना यह बात। और उस सभा में एक घटना हुई जो कि समाजवादी दृष्टि से, जो कि जिससे संपूर्णानंद भी व्यथित थे और रुस्तम सैटिन भी व्यथित थे, और जितने भी समाजवाद के चाहने वाले लोग थे सब व्यथित थे। उसमें डॉक्टर फरीदी एक थे। डॉक्टर फरीदी का भाषण हुआ, और उन्होंने जो अंतिम लफ्ज बोला
हालांकि वो तो एक तरीके से मुहावरा किया कि हम यहाँ पर कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने आए हैं। अब इस बात को संघियों ने ले लिया, ले उड़े, और रातों रात तमाम पर्चे बटे किए ये तो कम्युनिस्ट लोग जो संपूर्णानंद को अपना ताबूत में डालना चाहते हैं, एक धार्मिक आदमी को अपना ताबूत में डालना चाहते हैं, और रातों रात के सारे संघी लोग निकल गए और उसका एक सांप्रदायिकरण हुआ, फले हुआ कि दूसरे दिन जो सभा हुई, जो वोट पड़ा, उसमें संपूर्णानंद के पक्ष में पूरी बनारस की जनता उमड़ पड़ी। जो हथकंडा आज की तारीख में अपने भारतीय जनता पार्टी अख्तियार करती है, वो हथकंडा आज नहीं, उस समय भी अख्तियार किया जाता था, और समाजवाद का जो भी मजबूत घड़ा होता था उसके खिलाफ अख्तियार किया जाता था। और आज भी समाजवादी दर्शन के खिलाफ ये लोग उसी हथकंडे को अख्तियार करते हैं, और उसमें डॉक्टर संपूर्णानंद की अंततः विजय हुई। डॉक्टर संपूर्णानंद खुद भी मान चुके थे कि हम हार जाएंगे। अब उसमें देखिए ये समाजवादी नैतिक मूल्य किस तरीके से काम करता है कि एक पांडित्य परंपरा के लोग भी भारतीय दर्शन और भारतीय जो ये धर्म पद्धति, पूजा पद्धति है, उसमें विश्वास करने वाले लोग भी, चूंकि उसमें समाजवादी दर्शन, समाजवादी मूल्य को आत्मसात किए थे, तो रुस्तम सैटिन थे, अपना कचहरी में इनको था कि हम तो जीते रहे हैं, तो उसका अपना प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे। यही थे संपूर्णानंद, वहां नहीं गए थे। लेकिन जब वहां रिजल्ट घोषित हुआ तो पता चला कि जो संपूर्णानंद जी जीत गए, तो वहां से वो पैदल ही रुस्तम सैटिन चले आ रहे थे, और डॉक्टर संपूर्णानंद अपने यहाँ से गाड़ी से वो जो सो वो प्रमाण पत्र देने के लिए जा रहे थे। कचहरी के थोड़ा पहले दोनों लोगों का आमना सामना होता है, और संपूर्णानंद जी अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं, रुस्तम सैटिन को प्रणाम करते हैं और रुस्तम सैटिन को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, और रुस्तम सैटिन को लेकर के जाते हैं निर्वाचन अधिकारी के पास, डीएम के पास, और वहां प्रमाण पत्र लेते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, ये प्रमाण पत्र रुस्तम सैटिन को दीजिए, ये जीत तो रुस्तम सैटिन की है। और वहां से लोग प्रमाण पत्र लेकर के जुलूस की शक्ल में दोनों लोग एक साथ आते हैं, और अंत में तो फिर तो उसका और भी इतिहास है। कोर्ट केस हुआ, और बड़ा प्रतिष्ठित अपना केस है, बहुत मशहूर केस है वो। और लेकिन उसमें जब गवाही के लिए हुआ तो संपूर्णानंद से पूछा गया कि आप इसमें क्या कहना चाहेंगे। कहें हमको तो पता ही नहीं है, हम तो जानते थे कि रुस्तम सैटिन को जीतना है और इनको जीतना चाहिए था। इनकी जीत का मतलब होता, हमारे जीत का वो मकसद नहीं है जिस समाज के लिए, जिस दर्शन के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं जीते हैं जिस तरीके से हम जीतना चाहते थे। ये तो जय रुस्तम सैटिन की है, हमको इस पर कुछ नहीं कहना है, जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। रुस्तम सैटिन से पूछा गया, रुस्तम सैटिन ने कहा नहीं, संपूर्णानंद से हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, यह है कि पीछे के लोग क्या किए क्या नहीं किए, गलत तो हुआ है, लेकिन हमें संपूर्णानंद से कोई शिकायत नहीं है। हम जीते चाहे संपूर्णानंद जीते, जीत समाजवाद की हुई है, जीत समाजवादी व्यक्तित्व की हुई है, जीत समाजवादी दर्शन की हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद आजीवन, उसके बाद तो वो जो 1967 में वो दिल्ली के उसमें राजस्थान के राज्यपाल होकर के वो चले गए, और फिर उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ये यहाँ चुनाव नहीं लड़े वाराणसी दक्षिणी से, और फिर उसके बाद रुस्तम सैटिन वाराणसी दक्षिणी का प्रतिनिधित्व किए और जीते, और उसके बाद खाद्य मंत्री हुए। तो मतलब ये है कि बनारस के रग रग में समाजवाद था। समाजवाद की जितनी विधाएं थी वो सारी विधाएं वहां पुष्पित पल्लवित हो रही थी, और उस बनारस के साथ ही भारत में भारतीय समाजवाद को स्थापित करने में, भारतीय समाजवाद को व्याख्यायित करने में डॉक्टर संपूर्णानंद, विद्वान संपूर्णानंद की जो भूमिका हो सकती थी वो उन्होंने अपना बखूबी निर्वहन किया। और खास करके भारतीय समाजवाद को व्याख्यायित करने के लिए जो आचार्य नरेंद्र देव से शुरू हुआ था भारतीय समाजवाद, और उसको एक विशिष्ट तरीके का रूप वेदांतवादी समाजवाद के रूप में वेदांत से लिया करके, और भारत की जो मशहूर जो इसकी अपनी पहचान है, अपनी अभिव्यक्ति है, शंकराचार्य जिसके अपना प्रतीक हुआ करते थे, उस शंकराचार्य को, जो कि आज के लोग उसको पाखंडवाद और उसको ढोंगवाद और कर्मवाद से उसको जोड़ करके चलते हैं, उससे विलग जो उसका समाजवादी व्यक्तित्व था,
जो उसका समाजवादी कैरेक्टर था उससे व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर संपूर्णानंद ने एक वेदांतवादी समाजवाद का विश्लेषण किया। वेदांतवादी समाजवाद को उन्होंने अपना प्रतिस्थापित किया और खास करके उनके समाजवाद में समन्वयवादी मूल्य जो थे, मानवतावादी मूल्य थे और गांधी की सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित सत्याग्रह को लक्षित करते हुए आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया और उस समाजवाद को उन्होंने प्रतिस्थापित किया, जो आज की तारीख में भी तमाम उसके बाद तो अपने समाजवादी पार्टियां तमाम तरीके से विलय होती रही, मिलती रही, विखंडित होती रही, जो कि एक किसी भी पार्टी का एक स्वाभाविक रूप होता है। और उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी आंदोलन को एकजुट करने के लिए, उसकी धारा को और जाजल्यमान बनाते हुए उस समाजवादी मसाल को आगे बढ़ाने के लिए पुणे में ये जो आयोजित हो रहा है 19, 20, 21 सितंबर को, हम समझते हैं शायद देश क्या दुनिया से भी आएंगे इसमें समाजवादी लोग और भारतीय समाजवाद को एक नए रूप में, एक और धारदार रूप में हम उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी निवेदन है, आपसे भी अनुरोध है कि आप इसमें आएं और अपना जिस तरीके से सहयोग हो सके, जन से, धन से, मन से, तन से, विचार से इसको हम पुष्पित पल्लवित करें, क्योंकि समाजवाद ही वह दर्शन है, समाजवाद ही वह मूल्य है, समाजवाद ही वह आंदोलन है जो किसी भी देश को आगे ले जा सकता है। हमारे इस अभियान में ये नेपाल से भी लोग आ रहे हैं और भी जगह से लोग आ रहे हैं और देश भर के सारे जो सांप्रदायिकता विरोधी दल हैं, पार्टियां हैं, वैचारिकी है, उन सब लोगों को हम खुला आमंत्रण देते हैं कि आएं और जो 20 आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी, डॉक्टर लोहिया, राजनारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय और ये सारे लोग, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, इन सारे लोगों की एक जो सम्मिलित रूप से जो इनका प्रयास था और जिनका आशीर्वाद गांधी से भी प्राप्त था, पंडित नेहरू से प्राप्त था, उस धारा को उसको हम आगे बढ़ाएं। आपका एक बार हम फिर आह्वान करते हैं, आए हमारे पुणे में 19, 20